नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ भारतीय इतिहास पर आधारित MPPSC प्रीलिम्स का यूनिट नंबर 1। इस यूनिट में भारतीय इतिहास का पूरा सिलेबस दिया दोस्तों, और हमने इस पूरे सिलेबस को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। इसका पहला मॉड्यूल मैंने पहले भी कहा है कि हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न शब्दावलियों को देखा है। सेकंड मॉड्यूल चल रहा है और इस सेकंड मॉड्यूल में हम प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषता, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों बात की थी किस प्रकार से गुप्तोत्तर काल में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और राजपूत शासन के अंतर्गत भारत का इतिहास जो है वो देखा गया। राजपूत कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से वंश हुए, किन राजाओं ने क्या काम किया, हमने इसके बारे में डिटेल में देखा। और आज का ये लेक्चर उसी पार्ट का एक अगला हम लोग बोल सकते हैं कड़ी है। अगली कड़ी कैसे हुई कि जिन राजपूत राजाओं ने लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया, उन राजपूत राजाओं के समय अर्थात गुप्तोत्तर काल में ही हम लोगों को अलग अलग रूप में शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और कला संस्कृति की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा गुप्तोत्तर काल में, या हम बोले पूर्व मध्य काल में, जो राजपूत राजा हुए उन्होंने भारत में किस किस प्रकार से इन सभी व्यवस्थाओं में योगदान दिया, इन चीजों को बढ़ाया, इनकी स्थिति क्या थी, इनको हम आज देखने वाले हैं। और ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। इस लेक्चर का सीधा रिफ्लेक्शन आप लोगों को हमारे इस इतिहास की लेक्चर श्रृंखला के मॉड्यूल नंबर 3 में देखने को मिलेगा, जब हम भारत की कला संस्कृति के बारे में बात करने वाले होंगे दोस्तों। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब पूर्व मध्य काल में जो राजपूत शासक हुए, छोटे छोटे से स्वतंत्र राज्य हुए, इस समय पर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको हम लोगों को देखना होगा। जब हम प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं तो इन्होंने ज्यादा खास बदलाव दोस्तों किए नहीं थे इस पूरे सिस्टम में। जो सिस्टम जो अपनाया था वो लगभग पहले का ही सिस्टम था, बस थोड़े बहुत बदलाव करके उस सिस्टम को आगे बढ़ाया। और जब हम यहाँ देखते हैं तो सामंतवाद का विकास, इसकी बहुत बड़ी विशेषता हम लोगों को देखने को मिलती है। देखिए, सामंतवाद का विकास, जनरली हम सामंतों की उत्पत्ति तो हम लोग गुप्त काल से ही देखते हैं। कहीं ना कहीं गुप्त काल में हम देखें कि सामंत की उत्पत्ति हमें देखने को मिली, किस प्रकार से व्यवस्था बढ़ी और बाद में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसका एक कारण ये भी रहा कि जो अधिकारी होते थे, जो मंदिर होते थे, इन सभी को जो इनका भुगतान किया जाता था वो पूरा के पूरा भुगतान भूमि के तौर पर या जागीर के तौर पर किया जाने लगा, और इन सब चीजों ने सामंतवाद को और भी बढ़ावा दिया था दोस्तों इस काल में। अब यहां देखते हैं कि सामंतवाद का विकास ज्यादा हुआ और इसकी वजह से केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। सामंतवाद के विकास से केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी, ये कैसे संभव है? तो देखिए कि सामंत जो होते थे ये एक बड़े जागीर के मालिक हो गए थे और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी एक सेना भी डेवलप कर ली थी। अब जनरली जो राजा था वो राजा होता था केंद्रीय शक्ति। अब केंद्रीय शक्ति अगर राजा होता था दोस्तों, तो यहां याद रखिएगा कि ये जो केंद्रीय शक्ति के तौर पर राजा था, उसका पूरा शासन था, इस शासन की निर्भरता जो है वो इस सामंत व्यवस्था पर देखने को हमको मिलती है। हुआ ये कि सामंतों ने जो सेना बनाई, उस सेना पर इन राजाओं की निर्भरता बढ़ने लगी। जैसे जैसे सामंतों की सेना पर राजाओं की निर्भरता बढ़ने लगी, तो इनकी जो स्वयं की सेना थी, वो सेना जो रही वो कमजोर हो गई, और कई सारे क्षेत्रों में तो हमको देखने को मिला कि वो सेना खत्म सी हो गई थी। मतलब ये अपने रक्षा और बाकी सभी चीजों पर सीधे सीधे किस पर निर्भर होने लगे? सामंत पर। जब आप सामंत पर निर्भर होने लगेंगे तो सामंत शक्तिशाली होंगे, सामंतवादी व्यवस्था बढ़ेगी और आपकी केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है। हुआ यही कि कुछ सामंतों की जब महत्वाकांक्षाएं जाग गईं, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने संबंधित राजा को हरा दिया और उसके शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया और अपना एक स्वतंत्र शासन भी यहाँ पर चालू कर दिया था। तो ऐसे आर्थिक और शासनिक तौर पर अगर हम देखें तो केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का काम किया है सामंतवाद ने। और यहाँ याद रखिएगा कि राजनीति का विकेंद्रीकरण देखने को मिला, लेकिन राजा का पद जब हम देखते हैं तो सर्वोच्च होता था। जो पूर्व मध्यकालीन व्यवस्था हम देखते हैं उसमें राजा का पद सर्वोच्च होता था। समस्त प्रकार के निर्णय जो थे वो अंतिम रूप से राजा के पास ही होते थे, और राजा ही न्याय व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था का हेड होता था। उसके द्वारा ही अंतिम निर्णय लिए जाते थे।
यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि आनुवांशिक स्थिति है ना, आनुवांशिक स्थिति यहां पर ज्यादा थी और इस चलते ये क्लियर था कि हाँ हमारा पुत्र जो होगा बड़ा वो राजा बनेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ गृह युद्ध भी देखने को मिले शासन के लिए, लेकिन हाँ ये तय था कि राजा का बड़ा बेटा जो होता था, ज्येष्ठ बेटा, वही राजा बनेगा। और कहीं ना कहीं जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो निरंकुश भी हो गई और अनियंत्रित भी हो गई, क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण हमें देखने को मिला नहीं। और कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होगा तो आप तानाशाही प्रवृत्ति के साथ अनियंत्रित होकर निरंकुश शासन करते हैं, क्योंकि आपके पास किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगता था। अब यहां पर आपने देखा कि अनियंत्रित और निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलने लगी थी। वहीं अगर हम पाल, सेन, चंदेल, चौहान, कलचुरी के अभिलेखों को देखें तो इन शासकों ने अपने अभिलेखों में मंत्रियों का उल्लेख किया है। मतलब इन राजवंशों के समय हमें मंत्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर यहां पर यह कहा जाता है कि मंत्री परिषद जैसी सिस्टम नहीं था, मंत्रियों को, मंत्री परिषद को वरीयता या इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। तो हम इसलिए यहां पर स्पेशली हाईलाइट करके बता रहे हैं कि यहाँ पाल, चंदेल, सेन, चौहान, कलचुरी जैसे जो राजवंश थे, इन्होंने अपने अभिलेख में मंत्रियों का उल्लेख किया है। मतलब इनका शासन मंत्री परिषद की सहायता से चलता था। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि राजा सर्वोच्च होता था, उसको कार्य में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था थी, और वो जो मंत्री परिषद थी उसकी सलाह के हिसाब से ही राजा कार्य करता था। लेकिन राजा अनियंत्रित और निरंकुश था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसको विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। ऊंचे से निम्न स्तर पर अलग अलग अधिकारी जैसी नियुक्ति हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों इस समय। और पूरे साम्राज्य को भी अलग अलग इकाइयों में बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन हो गए थे? सामंत। हर स्तर पर विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि पुरानी व्यवस्था ही थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद शामिल की गई थी। पहले अगर हम देखें तो जो अधिकारी होते थे दोस्तों, उनको वेतन दिया जाता था मुद्रा के तौर पर। लेकिन पूर्व मध्यकालीन व्यवस्था में हमें यह देखने को मिला कि सामंतवादी परिपाटी के अंतर्गत यहां अगर दान करना होगा तो भूमि दान की जाएगी, वेतन के रूप में देना होगा तो भूमि दी जाएगी, मंदिरों को दान करना होगा, देना होगा तो भूमि दी जाती थी। और इन सब की वजह से भू क्षेत्र मिल मिलकर जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो और ज्यादा मजबूत हो जाती थी। अगर यहां पर हम इनके आर्थिक सिस्टम को देखें दोस्तों, तो आर्थिक सिस्टम में कृषि की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन के भी हम लोगों को यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, कृषि जो थी वही अर्थव्यवस्था का हमको आधार देखने को मिलती है। भूदान की प्रथा जो है, एक तरीके से देखा जाए तो सातवाहन शासक हुए थे। ये सातवाहन शासक जो हुए थे, इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान देने की, कर मुक्त भूमिदान देने की व्यवस्था चालू की थी। और ये धीरे धीरे करके अब बहुत हद तक बढ़ गई, जिसने सामंतवाद की प्रवृत्ति को बढ़ाया था दोस्तों। लेकिन कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में इस समय की दिखती है। व्यापार और वाणिज्य का जो हमें यहाँ पर ह्रास होते दिखता है, मतलब व्यापार की जो व्यवस्था है वो हमें कम होती दिखती है दोस्तों। और इसका सीधे सीधे सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पशुपालन भी किया जाता था। पशुपालन का उद्देश्य वही होता था कि या तो आप परिवहन करेंगे, या आपको मांस प्राप्त करना है, या आपको दूध का उत्पादन करना है। इसलिए ये बोल सकते हैं पशुपालन का सिस्टम देखने को मिलता था। यहाँ जो भूमि थी दोस्तों, उसको उत्पादन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो उत्पादन के आधार पर भूमि का जो विभाजन किया गया, तो उसमें सबसे पहले थी अकृष्ट भूमि, जो खेती न की गई हो ऐसी भूमि को, ऊसर भूमि जहां बीज न उगता हो ऐसी भूमि को, और खिल या परती भूमि जिसको जोता नहीं जा सकता था। अलग अलग रूपों में भूमि को विभाजित किया गया था। याद रखिएगा, जिस प्रकार से भूमि का विभाजन किया था वो हम लोगों को सीधे सीधे इसकी राजस्व व्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। अगर हम राज्य की आय का प्रमुख साधन देखें कि राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था, तो राज्य की आय का प्रमुख साधन हम लोगों को देखने को मिलता है भूमि कर। भूमि कर जो था, भू राजस्व जो था, वो राज्य की आय का प्रमुख साधन था। इसके साथ साथ इस समय के लोग जो थे दोस्तों, राज्य की आय का साधन में जुर्माना जो था वो बहुत ज्यादा लिया जाता था। इसके अलावा अगर व्यापार की व्यवस्था थोड़ी बहुत भी चलती थी तो उसकी वजह से यहाँ से भी क्या टैक्स लिया जाता था। तो विभिन्न अलग अलग टैक्स हम लोगों को देखने को मिले जिनसे राज्य की आय होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा आय जो होती थी राज्य की वो
भूमि कर था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व था। यहाँ कर व्यवस्था में जब हम देखते हैं तो जो भू राजस्व है उसका निर्धारण उत्पादन की क्षमता और वास्तविक उत्पादन के आधार पर होता था कि भाई क्षमता क्या है, उत्पादन कितना हुआ है, उस आधार पर यह कर डिसाइड किया जाता था। 1/12 से 5/6 तक उपज का भाग जो था वो लगान के तौर पर वसूल किया जाता था। लगान वसूल करने के लिए हम लोगों को ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। जो गांव का मुखिया होता था वही कर का संग्रहण करता था और अपने शासक तक पहुंचाने का काम करता था। ये पूरी की पूरी सिस्टम हम लोगों को यहाँ व्यवस्था में देखने को मिलता है। ठीक किसकी? तो पूर्व मध्यकालीन व्यवस्था में जो आर्थिक सिस्टम है वो। अब यहाँ हम एक और चीज पर नजर डालते हैं कि कर व्यवस्था तो थी, लेकिन यहाँ मुख्य कर के तौर पर हम लोगों को भाग, उपज का हिस्सा जो भूमि कर होता था उसको हम भाग कहते थे। भोग जो था दोस्तों, फल फूल बोल सकते हैं, लकड़ी या सब्जी, जो भी अपनी इच्छा से राजा को लोग दे देते थे उसको भोग कहते थे। हिरण्य जो था दोस्तों, नगद रूप में वसूल किया जाने वाला कर होता था। स्थ जो है दोस्तों, अधिकारियों का हिस्सा होता था। और ऊपरी कर जो था वो अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर था। ये विभिन्न प्रकार के टैक्स इस समय मौजूद थे। और मापन के लिए, भूमि का मापन करने के लिए भी व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें पट्टी हकल, पातक, खरीवाप, कुल्यवाप, द्रोणवाप, आड़वाप, खंडवा, नालिकवाप, ये सभी के सभी भूमि के मापन की इकाइयां थी, साधन थे, जो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास में। इस आधार पर यहाँ खेती की पूरे सिस्टम था, रेवेन्यू का सिस्टम सेट किया गया था। इसके अलावा हम यहाँ बात करें कि अगर कर है और कर लगाया है आपने अलग अलग रूप में, और मुख्य रूप से भूमि कर आपकी आय का साधन है, तो अगर आपको आपकी आय बढ़ानी है तो भूमि से उत्पादन को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि समय के शासकों ने यहाँ पर खेती व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किए, जिसमें चंदेल हो, परमार जैसे शासक थे जिन्होंने बड़ी बड़ी झीलों का, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करवाया था। और संस्कृत ग्रंथों में अर्घट या रहट यंत्र का प्रयोग यहाँ दिखाई पड़ता है, जिससे ये लोग कृषि करते थे, सिंचाई करते थे। गाथा सप्तशती ग्रंथ मिला, जिसमें सबसे पहले रहट या घंटी यंत्र का दोस्तों प्रयोग भी मिलता है। तो कुछ स्तर पर हम देखें, जो शासक रहे उन्होंने सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था, लेकिन इतना व्यापक ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि सामंतवादी सिस्टम होता था, राजस्व वसूल करने के लिए गांव के मुखिया को महत्व दिया गया था। यहाँ पर बिचौलियों की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जनता का शोषण ज्यादा होता था, जबरदस्ती अतिरिक्त लगान लगा कर जनता से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जो थे उनकी दुर्दशा हुई, उनका शोषण हमें दिखाई पड़ता है, और एक पीड़ित सिस्टम भी यहाँ हम लोगों को जनता का दिखाई पड़ा था। इसके बाद हम जब उद्योग व्यापार की बात करते हैं तो यहाँ व्यापारिक व्यवस्था का ह्रास हुआ। क्यों? क्योंकि पूर्व मध्यकालीन जो राजा थे वो कला संस्कृति पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने आपसी संघर्षों पर अपना समय बिताया। शासन में जो व्यापारिक व्यवस्था रही, जो उद्योग व्यवस्था रही, उसको इन्होंने बिल्कुल भी आगे बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद बंगाल मलमल के लिए, पान सुपारी तथा सन के लिए प्रसिद्ध था। मगध कलिंग धान चावल के लिए प्रसिद्ध था, उड़ीसा का इलाका। मालवा जो था वो गन्ना, अफीम और सीपी के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण से मोती, मूल्यवान पत्थर, चंदन, मसाले आते थे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इलाकों से। वस्त्र उद्योग यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था में था दोस्तों, याद रखिएगा, उत्कृष्ट अवस्था में था। गुजरात जो था वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र का केंद्र था। नील एवं चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती थी। भड़ोज जो है दोस्तों यहाँ पर वस्त्र, और मध्य देश जो था वो चुनरी आदि चीजों के लिए फेमस था। तो ये सभी के सभी केंद्र भले ही चलते थे, लेकिन व्यापारिक व्यवस्था पर खासा ध्यान यहाँ नहीं देखने को मिला। यहाँ अरबी और तुर्की व्यापारी जैसे लोग थे जिनसे हमारा व्यापार चालू हुआ, और इनसे बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम होते दिखाई पड़ता है। अगर व्यापार की बात करें दोस्तों तो स्थल मार्ग से भी जो व्यापार था वो दिखाई पड़ता है, और जल मार्ग से भी व्यापार दिखाई पड़ता है। व्यापार की व्यवस्था में हमें आंतरिक व्यापार भी देखने को मिलता है और बाहरी व्यापार भी देखने को मिलता है। तो व्यापारिक व्यवस्था में ये सिस्टम पहले के भांति दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ, व्यापार पहले के जितना नहीं चल रहा था, ये भी है। जल मार्ग से अगर हम व्यापार की बात करें तो हमें ताम्रलिप्ति और सप्तग्राम पूर्वी तट पर बंदरगाह देखने को मिलते हैं। वहीं पश्चिमी तट पर थाना, देवल, खंबात की खाड़ी का क्षेत्र और भड़ूच, ये प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलते हैं।
पश्चिमी तट के बंदरगाहों से पश्चिम की तरफ व्यापार किया जाता था और पूर्वी तरफ के बंदरगाहों से पूर्वी की तरफ व्यापार किया जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम मुद्रा व्यवस्था पर भी देखें तो यहाँ पर मुद्रा का या सिक्कों का उपयोग बहुत कम देखने को मिलता है। कोई भी शासक रहा हो पूर्व मध्यकाल का, किसी भी वंश की हम बात कर लें, हमने पहले भी जब इन समय के अलग अलग राजाओं के समय की बात की थी, हम लोगों ने चौहान वंश को देखा, गढ़वाल वंश को देखा, चालुक्य को देखा, हम लोगों ने राष्ट्रकूट को, प्रतिहारों की बात की। इन सब में हम लोगों ने इनके काम देखे, इनके संघर्ष देखे, लेकिन इनकी मुद्राओं आदि के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की। अधिकतर जो राजा हुए उन्होंने अलग अलग प्रकार की आडंबरपूर्ण उपाधियों को धारण किया और अपने अभिमान को प्रकट करने की कोशिश की, अपने स्वाभिमान को बताने का कोशिश किया कि मैं इतना महान शासक हूं। इन उपाधियों से कुछ नहीं हुआ, परंतु ये याद रखिएगा कि इन लोगों का प्रयास यही था कि ये अपने आपसी संघर्ष, अपने साम्राज्य पर ही ध्यान देते रहे, परंतु ऐसे दूसरे सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। और इसका एक क्षेत्र ये भी था कि यहाँ सिक्कों का उपयोग हमें कम देखने को मिलता है। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय सा दिखाई पड़ता है, फिर भी साधारण लेन देन जो व्यापार होता था वो कौड़ियों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ देखें सोने के सिक्के, तो जिस प्रकार से हमने कहा था कि कुषाणों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, वहीं अगर पूर्व मध्यकालीन शासकों की बात कर लें तो इनकी सिक्कों की संख्या बहुत कम मिलती है। या तो सोने के सिक्के बने नहीं और जो बने हैं वो कुछ चांदी के रहे और तांबे के रहे, ठीक है। उदाहरण के लिए पाल राजा जो रहे, सेन राजा जो रहे, इनके केवल छह सोने के सिक्के हमें मिलते हैं। वहीं गुजरात के चालुक्यों की या सोलंकी वंश की बात कर लें तो यहाँ पर हमें जो सिद्धराज रहा राजा, उसके समय का हम लोगों को केवल एक सोने का सिक्का मिलता है। तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ पर जो व्यापार था, जो उद्योग था, उसका ह्रास हुआ। व्यवस्था कृषि पर आधारित रही पूरी तरह से, और चूंकि कृषि पर आधारित रही तो कृषि आपको राजस्व के तौर पर मिल रहा है और वो लोग जो थे वो मुद्रा के तौर पर नहीं, मैक्सिमम अनाज के तौर पर आपको पे करते थे। आपके पास व्यापार वाणिज्य नहीं था तो सोना चांदी सिक्कों का आगमन आपके यहाँ नहीं था, तो उससे आपको कोई प्रेरणा ही नहीं मिली, आपकी इकोनॉमी डाउन सी दिखाई पड़ती है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में हम लोगों को दो नई बातें यहाँ देखने को मिलती है, दोनों अलग बातें देखने को मिलती है। नंबर एक कि जो विदेशी जाति था उनका आत्मसातीकरण किया जाने लगा, उनको अपनाया जाने लगा। दूसरा ये कि कठोर जाति प्रथा दिखाई पड़ती। यहाँ की जो जाति प्रथा रही वो जाति प्रथा बहुत कठोर होती चली गई थी। कठोर होने का मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था थी और हम प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था को देख रहे हैं। धीरे धीरे करके इन वर्णों में अलग अलग जातियां, उपजातियों का जन्म हुआ। गुप्त काल में हम जब फाहियान का विवरण देखते हैं उसमें हम लोगों को चांडाल अंत्यज जैसी जनजाति या व्यवस्था की भी बात देखने को मिलती है, जिसको बहुत ज्यादा निम्न अछूत माना गया था। अस्पृश्यता स्थिति हम लोगों को गुप्त काल से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कठोर जाति प्रथा की, तो जो जातियां थी समाज थे उनके नियम बहुत कठोर हो गए थे और किसी भी हाल में आपको उनका पालन करना ही होता था। तो यहाँ कठोर जाति प्रथा चल गई थी। वर्ण व्यवस्था पहले की तरह मौजूद थी जिसमें 4 वर्णों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ब्राह्मण वर्ण जो था वो सर्वोच्च माना गया था, इन्हें पूजनीय माना गया। जनरली जितने भी राजपूत राजा हुए उनके पुरोहित के तौर पर, राजगुरु के तौर पर हम ब्राह्मणों को ही देखते हैं। जो राजगुरु होते थे वो मंत्री परिषद की सलाह ले ना ले, लेकिन कुल गुरु या पुरोहित की सजा से तो वो काम करते ही थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो राजपूतों का अभ्युदय भी हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। क्षत्रिय काल शासन व्यवस्था में था। अगर हम बात करें वैश्यों की, जो वैश्य थे, जो तीसरा वर्ण रहा, उसकी स्थिति में यहाँ गिरावट आई। और देखिए वैश्यों की स्थिति में गिरावट आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो कम हुई हैं। और अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो वैश्यों का प्रमुख काम वाणिज्य व्यापार रिलेटेड ही रहा है। ये व्यापार करेंगे और टैक्स देंगे जिससे कि काम चलाएगा राजा। तो यहाँ व्यापार वाणिज्य में बहुत ज्यादा गिरावट हुई। उस गिरावट का परिणाम हुआ कि वैश्यों की स्थिति बहुत गिर गई। और कुछ जगह पर तो ये भी देखने को मिलता है कि शूद्र जिनकी स्थिति समाज में सबसे निम्न थी, उनके समान स्थिति वैश्यों की हो गई थी। जो वैश्य थे उनके लिए कृषि, व्यापार, पशुपालन आदि जैसे व्यवसाय सुनिश्चित किए गए थे। लेकिन यह याद रखिएगा कि वैश्यों की स्थिति लगभग शूद्रों की समान हो गई थी। बस शूद्रों को जाति व्यवस्था के तहत समाज में बहुत सारे अधिकार से वंचित रखा गया और उनमें से कुछ अधिकार ज्यादातर वैश्यों को प्राप्त थे। यहाँ शूद्रों की संख्या में हम लोगों को सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, सबसे ज्यादा शूद्र थे। और जैसे जैसे शूद्रों की संख्या में ज्यादा देखने को मिली वैसे हम लोगों को अस्पृश्य जाति भी यहाँ देखने को मिलती है।
कई सारी जाति ऐसी थी जिन्हें अछूत माना जाता था, और अस्पृश्यता की भावना का भी हमें यहाँ बहुत बड़े स्तर पर विस्तार देखने को मिला। तो अगर हम भारत में बहुत बड़े स्तर पर छुआछूत और आदि व्यवस्था को देखते हैं, इसके लिए ना खास तौर पर प्राचीन काल में हम पुराना इतिहास देखे वो जिम्मेदार रहा, ना ही हमारे देश में आधुनिक समय रहा। इसके पीछे जो मुख्य कारण रहा है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का ये दौर रहा है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। ये दौर इंपॉर्टेंट कारण रहा है। इस समय के शासकों ने इतनी कठोर वर्ण व्यवस्था कर दी, जाति सिस्टम कर दिया कि अछूतों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई और अस्पृश्यता की भावना में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। इसका परिणाम हुआ कि भारत में अंग्रेज जब आए, हम गुलाम हुए, तो हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन भी कमजोर रहा और आज भी हमें समाज में जाति व्यवस्था, अछूत की व्यवस्था देखने को ज्यादातर मिलती है। अगर हम इस काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो कृषि का कार्य आमतौर पर शूद्रों के द्वारा ही किया जाता था। अब कृषि का काम करने का मतलब समझिएगा, कृषि का काम करने का मतलब था कृषि में मजदूरों का काम। याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित जो मीमांसा है उसके अनुसार कहा गया है कि अनुलोम विवाह भी चलता था और प्रतिलोम विवाह भी चलता था। अब अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का परिणाम यह हुआ कि अंतर जाति विवाह चलती थी। जब हम अनुलोम विवाह की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की स्त्री है। अब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्थिति अंतरवर्णी चल रहा है। प्रतिलोम विवाह में क्या बोलेंगे? उच्च वर्ण की स्त्री, निम्न वर्ण का पुरुष। इन दोनों प्रकार के विवाह को हम यहाँ ज्यादा देख रहे हैं, और चूंकि इस प्रकार का विवाह देखा इसलिए वर्ण संकर, दो अलग अलग वर्णों के मेल से उपजी जातियों की यहाँ उत्पत्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ इस प्रकार के वर्ण संकर में कायस्थ जो है दोस्तों, ये हम लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसके बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में दोस्तों डिटेल में व्यवस्था की गई है। अगर हम सबसे निम्न जाति की बात करें तो शूद्रों की स्थिति वैसे दयनीय हो चुकी थी, लेकिन अंत्यज जो थी वो सबसे निम्न जाति थी, जिनमें चांडाल का उल्लेख दोस्तों मिलता है। चांडाल, मैंने गुप्त काल में फाहियान के बारे में जब बात की थी तो मैंने बताया था कि चांडाल एक ऐसी जाति थी इस समय की जिसको बहुत ज्यादा अछूत माना जाता था, जो कच्चा मांस और इस प्रकार की मदिरा आदि का सेवन करते थे, गांव के बाहर रहते थे, और इनकी परछाई तक अगर किसी पर पड़ जाए तो उसे कहीं ना कहीं बोल देते कि ये अशुद्ध हो गया, उसका शुद्धिकरण किया जाता था। जब ये चांडाल सड़क से निकलते तो सड़कों को धोया जाता था। इस कदर यहाँ पर हम लोगों को अस्पृश्यता देखने को मिलती है, सामाजिक व्यवस्था कठोरता के अंतर्गत थी। अब हम यहाँ स्त्रियों की स्थिति भी देखें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये वो समय है जब हमारे देश में मुस्लिम शासकों का आना शुरू हो गया था। एक तरफ मुस्लिम संस्कृति, एक तरफ भारतीय संस्कृति का यहाँ पर हम लोगों को एक मिश्रण भी देखने को मिला, जिसे कथित तौर पर इंडो इस्लामिक कल्चर कहा गया। जनरली कल्चर जो भी वो इंडियन ही है, इंडो इस्लामिक कल्चर का आधार समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जब दोनों मिले तो स्त्रियों की दशा में बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, स्त्रियों की दशा बहुत गिरी। अगर स्त्रियों की दशा गिरी तो यहाँ पर क्या चालू हुआ दोस्तों? बाल विवाह देखने को मिलता है हमें। छोटी छोटी उम्र में इस समाज में बालिकाओं की शादी कर दी जाती थी, जिसका परिणाम ऐसा होता था कि समाज में बहुत जल्द ही लड़कियों अगर विधवा हो जाती थी तो विवाह नहीं होने देंगे, क्योंकि इस समय मान सम्मान अभिमान जैसी व्यवस्था बहुत ज्यादा मानी जाने लगी थी। और अगर छोटी उम्र में बालिका विधवा हो गई है तो यहाँ मान, स्वाभिमान, अभिमान के चक्कर में उस लड़की की शादी दूसरों से नहीं करने दी जाती थी, किसी और पुरुष के संपर्क में वो ना आ जाए, इस कारण से उस लड़की को सती कर दिया जाता था। तो सती प्रथा भी यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा हमें यहाँ एक व्यवस्था और देखने को मिलती है, क्या कि जनरली क्या होता था कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। तो संतान अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो इस चक्कर में क्या करते थे कि 2-3 बच्चे होने के बाद राजा जो थे वो दूसरी शादी करने पे चले जाते थे। तो यहाँ बहुविवाह भी चलने लगा। बहुविवाह जो चला उसमें बहुपत्नी विवाह हमको देखने को मिलता है। बहुपति विवाह जनरली नहीं, बहुपत्नी विवाह हम लोगों को देखने को मिलता है। राजा जो थे वो अपने झूठे मान सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान के चक्कर में कई सारी पत्नियां रखने लगे थे दोस्तों। और यहाँ पर इसीलिए एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ तो रानियों ने, शासिकाओं ने अपने इज्जत को बचाने के लिए जोहर प्रथा भी करना शुरू किया। इस समय दहेज प्रथा हो, पर्दा प्रथा जैसी कुरीति देखने को हम लोगों को मिलती है। और ये कठोर इसलिए भी हुए ये सारे सिस्टम क्योंकि हमारे यहाँ पर इस्लामिक व्यवस्था जो रही, विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनका आगमन हो गया था, जिन्होंने इन चीजों को बढ़ाया था। इन सबके बावजूद अगर हम देखें दोस्तों तो निम्न कुल और उच्च कुल की स्थिति के हिसाब से यहाँ पर हम असमानता देखते हैं।
अगर हम उच्च कुल की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो उच्च कुल की जो औरतें होती थी उनको तुलनात्मक तौर पर अधिकार थोड़े से ज्यादा थे। कैसे ज्यादा थे कि उन्हें शासन में भागीदारी का अधिकार मिलता था, मतलब इनके पास राजनीतिक अधिकार था। जबकि निम्न कुल की स्त्रियां जो थी वो मजदूरी और आदि कामों में ही लगी होती थी, उन्हें और ज्यादा अधिकार नहीं मिलते थे। उच्च कुल की स्त्रियों में कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कल्याणी के चालुक्य जो रहे, इनकी राजकुमारियां जो थी वो प्रदेश की शासिका हुआ करती थी। और रुद्रमा देवी आपने फिल्म भी देखी होगी साउथ इंडिया की, तो रानी रुद्रमा जो रही ये काकतीय वंश की रानी थी दोस्तों, इसने लंबे समय तक शासन भी किया था। तो रानी रुद्रमा देवी जो है उसके भी हम लोगों को यहाँ शासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसको लेकर जब वेनिस यात्री मार्को पोलो हमारे देश में आया था, तो उसने रानी रुद्रमा देवी का जो शासन व्यवस्था थी उसकी सफलता को लेकर उसकी प्रशंसा भी की थी दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तमाम प्रकार की कुरीतियां जो थी सामाजिक वो यहाँ चालू होते दिखाई पड़ती है। और इस समाज में वैश्यावृत्ति दोस्तों न केवल विद्यमान थी बल्कि इसका स्तर और ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर गणिकाओं, वैश्याओं और देवदासियों का एक लंबा समुदाय रहता था, जिसके चलते महिलाओं का शोषण किया जाता था दोस्तों। दासों की स्थिति की बात करें तो दास प्रथा भी यहाँ पर हम लोगों को और कठोर होती दिखाई पड़ती है। कठोर होती दिखाई पड़ती का मतलब यह था कि दास जो थे वो खरीदे और बेचे जाते थे। पर्याप्त अलग अलग जगह पर मंडियां होती थी जहां पर दास आते थे जिनको खरीदा बेचा जाता था। तो दास प्रथा बहुत वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन अलग से इनके लिए कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी कि दासों के लिए कोई सामाजिक व्यवस्था हो, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि दास दासियों को दान में दिया जाने लगा था। दान में देने की वस्तु बन गए थे दास और दासियां। दान किसको दिया जाता था? या तो मंदिरों को, या बौद्ध मठों को, या राजाओं को दान में दे दिए जाते थे। विज्ञानेश्वर जो थे संत, उन्होंने एक बात कही, क्या कही कि अगर किसी ने ऋण लिया है और वो समय पर ऋण नहीं चुका पाया तो उसको संबंधित व्यक्ति के यहाँ पर दास बनकर रहना होता था। अभी तक हम ये देख रहे थे कि आप ऋण नहीं चुका पाते थे तो आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था, लेकिन इस समय अगर आप ऋण नहीं चुका पाते थे तो संबंधित व्यक्ति को दास बनाकर रखा जाता था। और ये दास जो थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती थी जब तक कि संबंधित व्यक्ति का ऋण ना चुका दिया जाए। और ऐसा हो ही नहीं पाता था कि ऋण पूरा हो जाए, और इसीलिए हमेशा उसकी पूरी पीढ़ी जो थी वो दासों के अंतर्गत आ जाती थी दोस्तों। दास प्रायः घरेलू कामों में लगाए जाते थे और खेती आदि की व्यवस्था में लगाए जाते थे। तो दास प्रथा यहाँ पर कठोर हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम इस काल की धार्मिक व्यवस्था को देखें तो पूर्व मध्यकालीन व्यवस्था में हम लोगों को धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि गुर्जर प्रतिहारों ने भी शासन किया, राष्ट्रकूटों ने भी शासन किया, पाल शासकों ने भी शासन किया, सेन वंश के शासकों ने भी शासन किया। कश्मीर के राजवंश अलग देखने को मिलते हैं, उधर चौहान हो, गढ़वाल हो, अलग अलग राजवंश रहे और अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग धर्मों से प्रेरणा ली और अलग अलग धर्मों को स्वीकार करके अपना राजधर्म बनाया था। तो यहाँ हम लोगों को शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्म यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अगर मैं शैव धर्म की बात करता हूं तो हर्षवर्धन राजा हुआ। ये वर्धन डायनेस्टी का राजा था, इसने शैव धर्म को पहले अपनाया था प्रारंभ में, हालांकि बाद में ये बौद्ध हो गया था। इसके अलावा बात करूं गौड़ शासक शशांक, गौड़ शासक था शशांक जो था, ये शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष को जलाया था और हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को मारा था, कन्नौज के शासक ग्रहवर्धन को मारा था। तो ये शशांक जो था दोस्तों, इसने शैव धर्म को अपनाया था। इसने कुछ जगहों पर वैष्णव धर्म को भी बढ़ावा दिया, लेकिन इसका मुख्य धर्म शैव धर्म था, ये याद रखिएगा। राष्ट्रकूट शासकों की बात करें तो राष्ट्रकूट शासकों ने दोस्तों वैष्णव धर्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया था, ये भी याद रखिएगा। और अगर हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म की जब बात करते हैं तो चालुक्य जो थे प्लस राष्ट्रकूट जो थे, इन शासकों ने यहाँ पर इन व्यवस्था को भी बढ़ाया था। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखा जाए सिर्फ तो हर्ष की बात करें, पाल वंश के शासकों की बात करें या मैत्रक वंश की बात करें वल्लभी के, तो इन सभी शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। पालों के समय में बौद्ध धर्म का संरक्षण बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी धर्मों का समाज में हम लोगों को पर्याप्त स्थान देखने को मिलता है। सभी धर्मों के लोगों को दान दक्षिणा दी जाती थी, ब्राह्मणों को, विद्वानों को संरक्षण दिया जाता था और उनके प्रचार प्रसार का काम किया जाता था।
धर्म एक मुख्य विषय वस्तु के तौर पर हमें यह दिखाई पड़ता है दोस्तों। और शक्ति पूजा भी यहाँ पर हम लोगों को व्यापक होते दिखाई पड़ती है, और शक्ति पूजा के व्यापक होने के साथ साथ हमें यहाँ बलि प्रथा भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। दुर्गा देवी की पूजा यहाँ पर बड़े पैमाने पर की जाती थी, काली की पूजा की जाती थी, और इन्हें अपने वार्षिक समारोह मुख्य अवसरों पर बलि देने की परंपरा चालू हुई। तो यहाँ पर पूजा भी की गई, भक्ति भी की गई, और पूजा और भक्ति में वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन सभी धर्म थे। साथ ही साथ तांत्रिक धर्म भी हमें यह देखने को मिला। अगर हम शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म की चारों शाखाएं इंपॉर्टेंट, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और बोल सकते हैं कि लिंगायत। ठीक है, लिंगायत हो, ये कापालिक की जगह पर कालामुख कर सकते हैं आप, एक कम है इसमें। तो पशुपति, कालामुख, लिंगायत और कपालिक, ये चारों इंपॉर्टेंट शैव धर्म की शाखाएं थी जो हमें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा अघोरी आप लोग देखते ही हैं, शमशान में रहने वाले लोग जो थे और हिमालय की कंदरा में रहने वाले जो थे। इसके अलावा शैवाद्वैत, ये सब चीज चलती थी। अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, कापालिक जो थे नर बलि जो थे, नर बलि की प्रथा इसमें देखने को मिलती थी, और ये जो मनुष्य की खोपड़ी होती थी नर कपाल, उसमें सुरापान करते थे, भैरव को इष्ट मानकर उन्हें मदिरा का चढ़ाते थे। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। बोलने का मतलब है कि तांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर हम लोग को बढ़ती दिखाई पड़ती है। और जब बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड चीजों को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट आया तो ये बोल दिया गया कि जैन और बौद्ध जो रहे वो विष्णु के अवतार थे, तो ये भी हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ पर हम लोगों को देवियां, जो देवियां रही वो परम देवताओं की अर्धांगिनी के तौर पर प्रचलित हो गई थी। और बौद्ध धर्म में प्लस दूसरे धर्मों में हम लोगों को तांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें मंत्रायण, वज्रयान और सहजयान शाखाएं जो रही वो देखने को मिलती है। वज्रयान जो रही ये बौद्ध धर्म की तांत्रिक व्यवस्था से संबंधित बहुत बड़ी शाखा थी, और इस शाखा का संबंध तारा देवी से माना जाता जो इसकी इष्ट थी, और इस कारण से बौद्ध धर्म का दोस्तों पतन भी बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। तो ये धार्मिक व्यवस्था थी दोस्तों, जिसमें अलग अलग चीजें यहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ती हैं। देवी उपासना और बलि प्रथा यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसके अलावा हम कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति में दोस्तों साहित्य की दृष्टि से हम लोगों को कोई खास ज्यादा विकास देखने को नहीं मिलता। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई ऐसे कुछ ग्रंथ हम लोगों को देखने को मिले, लेकिन इंपॉर्टेंटली कला का जो विकास हुआ वो स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। और स्थापत्य कला में अगर बात करें दोस्तों तो प्रमुख जो है वो मंदिर कला हम लोगों को देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में हमें भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार हमने क्यों कहा कि पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग राजवंश शासन कर रहे थे। अलग अलग शासक जो थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की संस्कृति को, शैली को वरीयता दी। तो इसलिए हमने कहा भौगोलिक आधार पर 3 शैलियां हमारे यहाँ चलती थी। नागर शैली चलती थी, द्रविड़ शैली चलती थी और बेसर शैली चलती थी। नागर शैली क्या थी दोस्तों? तो हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश तक नागर शैली चलती थी। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को रामलला का मंदिर दिखाई पड़ेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्या में राम मंदिर बना। अब ये उत्तर भारत का इलाका रहा जहां पर प्राचीन काल से ही हम लोगों को नागर शैली दिखाई पड़ती है। तो नागर शैली का मंदिर हमें रामलला का नवीनतम मंदिर दिखाई पड़ता है। तो ये हाईलाइट हो चुकी है, मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। चतुष्कोणीय आकृति में आपको मंदिर देखने को मिलता था और यहाँ पर शिखर जो होता था वो शिखर पर खड़ी धाराएं देखने को मिलती थी, रेखाएं, इसलिए इसको रेखी शिखर कहते थे। वर्गाकार होता था ये, जैसे आज हम राम मंदिर को देखते हैं, ऊपर की ओर वक्र होता जाता था शिखर। इसके अलावा इसमें प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो आधुनिक राम मंदिर को आप ले सकते हैं। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है। सूर्य मंदिर कोणार्क का जो मंदिर है उड़ीसा का, ये बहुत प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में ये प्रसिद्ध है। महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में चंदेल राजाओं के समय बना था। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में, ये भी प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, ये भी प्रसिद्ध है। ये सभी के सभी नागर शैली में बने मंदिर थे दोस्तों। अगला मॉड्यूल जो हम कला संस्कृति पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग इन सभी मंदिरों की कला, इनकी बनावट, इनके समय, राजा, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सभी मंदिर नागर शैली के मंदिरों को उदाहरण है। अगले मॉड्यूल को जब डिस्कस करेंगे कला भारत की, तो उसमें हम इनके डिटेल में डिस्कशन करने वाले एक एक मंदिर का। इसके बाद हम देखें द्रविड़ शैली होती थी, जो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के जो दक्षिण का भाग है, जिसको वर्तमान में बोल सकते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में चलता था। ये वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिड नुमा आकृति बनती थी एक प्रकार से। अगर आप देखें तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इस प्रकार की जो मंदिर बने हैं जिनमें चौकोर स्थिति थी और ऊपर की तरफ पिरामिड के तौर पर शिखर बनता था और ऊपर कलश रखा जाता था।
इसका शीर्ष 8 या 6 कोणों के गुंबदाकार होते थे। महाबलीपुरम का मंदिर हो, कांची के मंदिर हो, वातापी तथा ऐहोल के मंदिर हो, तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, ये सभी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। बेसर शैली विंध्य और कृष्णा के बीच में, मतलब सेंट्रल वाले पार्ट में देखने को मिलती थी। ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का एक मिश्रित रूप हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें अर्ध गोलाकार आकृति को अपनाया जाता था। होयसल वंश, राष्ट्रकूट वंश के ऐहोल मंदिर की बात कर लें, कैलाश मंदिर एलोरा की बात कर लें, ये सभी के सभी बेसर शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों हम अगले मॉड्यूल में डिटेल में बात करेंगे, कला संस्कृति के अंतर्गत, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्व मध्यकालीन व्यवस्था में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला संस्कृति वाला पक्ष था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे और हम बात करने वाले हैं भारत में अरबी तुर्की आक्रमण की, जिसमें हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे, महमूद गजनवी की बात करेंगे और मोहम्मद गौरी की बात करेंगे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट होने वाला अगला लेक्चर और मध्यकालीन इतिहास यहाँ से शुरू होगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस लेक्चर श्रृंखला से, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।